नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष राठौड़ और हम देख रहे हैं आज महिला उत्पीड़न और बाल अपराध का जो भाग 2 है उसके बारे में। दोस्तों, यदि आप यही वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पिछला जो वीडियो है उससे आप शुरुआत करें और कंटिन्यू करें आप इस चीज़ को। जो कांस्टेबल भर्ती है राजस्थान की 2019 वाली, और इसके अंदर नया टॉपिक जो जुड़ा है कल भी हम डिस्कस कर चुके थे, और इसी टॉपिक यानी कि महिला उत्पीड़न और जो बाल अपराध है इस टॉपिक का हमें विस्तृत अध्ययन करना है। कोशिश करेंगे कि हमारे कुछ कोई भी अंक इसमें से कटे नहीं। तो आप लगातार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा सिस्टमेटिक। देखिए, पिछले वीडियो में हम कुछ जो धाराएं थी उनके बारे में देख चुके थे। अब आज आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 ये क्या है? तो आपराधिक जो कानून है उनकी क्रियान्वयन के लिए ये एक मुख्य कानून, एक जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो है। ये 1973 में पारित हुई थी और 74 में लागू हुई। 1973 में ये पारित हुई और 1974 में ये लागू हुई। तो ये ध्यान रखना है कब लागू हुई, तो ये थोड़ा सा। अब इसमें क्या है, तो एक पीड़ित इसके अंदर, जैसे अगर यदि कोई पुलिस ऑफिसर जो है, कांस्टेबल है, पुलिस अधिकारी है, तो वो जो पीड़ित है, एक तो उसके संबंध में यानी पीड़ित व्यक्ति की तरह से उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, और दूसरा जो है वो आरोपी के संबंध में प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। यानी दो प्रक्रिया वो करेगा एक साथ। क्या करेगा कि एक तरफ तो पीड़ित रह जाएगा, उसकी तरह उसके एंगल से उस चीज़ को देखेगा पूरी प्रक्रिया को, और दूसरा है वो आरोपी की तरफ से। तो यानी कि ये प्रक्रिया दो भागों में विभक्त करके उस पूरे की छानबीन करेगा। देखते हैं अब आगे। अब देखिए दोस्तों, आज की जो कुछ धाराएं हैं, वैसे ये पूरा टॉपिक ही नया है और इम्पोर्टेंट है, और एक तरह से ये कानून का जो भाग है, अधिनियम जो है महिला उत्पीड़न और बाल अपराध के लिए जो एक्ट है अधिनियम, उसमें आपको इसके अंदर हम सिर्फ एक हवा में बात नहीं कर सकते हैं। जो आईपीसी में जो धाराएं हैं उन धाराओं को हूबहू उसी तरीके से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और 2-3 बार आप इन चीज़ों को सुनेंगे। मैं बार बार इस पर फोकस करता हूँ। 2-3 बार यदि आप सुनते हैं तो वो आपके माइंड में फिट बैठ जाता है। तो धारा आज 300 हम आज क्या पढ़ेंगे, आप एक बार देखिए इसमें कि हम आज पढ़ेंगे 375 धारा, इसके बारे में। धारा 376 के बारे में पढ़ेंगे, और 76 के अंदर क्या है, तो धारा ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी है, ई है और डी ए है। उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन आज इस पूरे वीडियोस के अंदर करेंगे कि ये धाराएं कहाँ कहाँ लागू होती हैं, इसके अंतर्गत कौन सी सजाएं या सजाओं का प्रावधान है। तो देखिए, धारा 375 क्या है, तो धारा 375 है ये बलात्कार या दुष्कर्म है उसको परिभाषित करती है। यानी कि बलात्कार किस चीज़ को माना जाए, दुष्कर्म किस किस को माना जाएगा, तो वो इसके अंतर्गत एक परिभाषा निहित की गई। क्या निहित की गई कि इसके अंतर्गत स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना उसको डराया जाए, धमकाया जाए, या उसके परिजनों को बंदी बना लिया जाए, या उसके परिजनों के मृत्यु का भय दिखाया जाए, और उसके साथ में यौन जो संबंध है बनाने की चेष्टा की जाए। तो ये सब किस में आएगा, बलात्कार या फिर दुष्कर्म जो है उसके अंतर्गत ये जो बात आएगी वो इसमें आएगी, ये उस कृत्य में आएगा। और इसके यानी कि 75 में ये इसकी परिभाषा निहित हो गई। 76 के अंदर जो अलग अलग हैं पार्ट है, उसके सब सेक्शन है, उन सेक्शन में हमें ये देखना है कि किसके अंदर मतलब किस आयु की महिला के साथ में यदि कोई घटना घटती तो उसके लिए क्या धारा लगेगी और उसकी क्या सज़ा है। तो सबसे पहले तो 75 क्या है, 375 ये कृत्य परिभाषित किया गया, बलात्कार को का जो कृत्य है उसको परिभाषित किया गया, वो किस में किया गया, 375 में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 376 दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि जो कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देखें इसको, और कई वीडियोस में बोलता हूँ मैं आपको कि ज़रूरी नहीं कि सभी वीडियोस परीक्षा की दृष्टि से ही हमें याद करने चाहिए या फिर रटने चाहिए या फिर देखने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ज्ञानवर्धक होती है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस हमारे जो ज्ञान वृद्धि के लिए भी होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के मैंने नेताओं के बारे में बताया, तो वो तो एक कॉमन सी जानकारी देश के बारे में। तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं कि वो किसी
किसी एग्ज़ाम का भाग है तब हम देखें, वो हमें स्वतः ही देखना चाहिए। अब धारा 376 क्या है, तो बलात्कार के आरोप में ये धारा लागू होती है। अब ये आप एक चीज़ देख लीजिए, सबसे बड़ी विस्तृत दो चीज़ें 376 परिभाषा हो गई 375 में। 376 के अंदर क्या है, तो इसके अंदर इसके जो सब सेक्शन है वो सब सेक्शन सभी क्या देंगे आपको, या तो जो बलात्कार का जो कृत्य है, दुष्कर्म का जो कृत्य है, उसके बारे में जानकारी देंगे, या उसके कारण उस दोषी को, जो आरोपी है, उसको जो सजाएं दी जा रही है वो कितनी सजाएं दी जाएगी उसके बाद। तो 376 से जो मेन धारा है वो किस में आएगी, बलात्कार या दुष्कर्म की धारा है। ये आप थोड़ा सा बिठा ले दिमाग के अंदर कि ये धारा किस में आएगी, फिर बाकी जो चीज़ें वो आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगी। अब देखिए 376A, जैसे हम बात कर रहे थे ए बी फिर सी डी और डी ए, तो इनमें आप ए को लेते हैं हम पहले। क्या है ए, तो बलात्कार के कारण उस स्त्री को गंभीर क्षति, कोमा में पहुंच जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि कोई स्त्री इस घटना के कारण, इस कृत्य के कारण कोमा में चली जाती है, यानी कि वो विक्षिप्त हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है इस घटना के कारण, तो फिर उस दोषी को, आरोपी को, यदि दंड, उसका जो आरोप है वो सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में उसको सजा दी जाएगी कानून के द्वारा। तो 20 वर्ष का कठोर कारावास या फिर आजीवन उसको कारावास की सजा उस व्यक्ति को दी जा सकती है, या फिर जुर्माना भी उसमें शामिल किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जुर्माना हर एक में शामिल किया जा सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जुर्माना एक निश्चित जो है वो हर केस में शामिल किया जा सकता है। फिर बात करते हैं आगे 376B। 376B क्या है, यदि पति पत्नी अलग हो जाते हैं। अब आपने सुना है कि तलाक हो जाता है यदि पति पत्नी के बीच में, या कोई अलगाव हो जाता है, उस वजह से वो अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स का जो केस है वो फाइल कर देते हैं वो कोर्ट के अंदर, वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में यदि पति पत्नी की बिना अनुमति के शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, बलात्कार की श्रेणी में या फिर दुष्कर्म की श्रेणी में ये आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, यदि पति पत्नी अलग हो जाते हैं, उसके बाद पत्नी की सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाया जाए, तो वो किस श्रेणी में आएगा, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। देखिए आप, ये हुआ। फिर इसमें क्या है, यदि ये सिद्ध हो जाता है, आरोप सिद्ध हो जाता है उस पति पर, तो क्या होगा, तो उसको 2 वर्ष, कम से कम तो 2 वर्ष है ही, अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा, 2 से 7, ये मान लीजिए आप, कम से कम 2 वर्ष। अपराध की श्रेणी क्या है, उस कितनी गंभीरता है उस चीज़ में, उसके अनुसार वो न्यायालय उसको दंड देगा। तो 2 वर्ष से 7 वर्ष और जुर्माना इसमें शामिल कर लीजिए। जुर्माना आप हर एक में शामिल करिए, बाकी सज़ा के जो वर्ष हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं धारा ए बी। अब 12 वर्ष की कम उम्र की बालिका के साथ यदि दुष्कर्म करता है कोई, 12 वर्ष से कम, जो कि अभी आपने बहुत सारी हाल के ये जो लॉकडाउन है उससे पहले, ये कोरोना का जो काल चल रहा है उससे पहले, अखबारों में आप डेली यदि देखेंगे तो कोई ना कोई घटना डेली प्रकाशित हो रही थी, और बहुत सारे आरोपी पकड़े गए, केस चल रहे थे। तो देखिए 12 वर्ष से कम उम्र की जो बालिका है उसके साथ यदि दुष्कर्म होता है और वो सिद्ध होता है वो आरोपी के उसके विरुद्ध, तो उसको 20 वर्ष का कठोर कारावास या फिर मृत्युदंड, इन दोनों में से एक, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो 20 वर्ष की सज़ा उसको हो सकती है, 20 वर्ष की सज़ा या फिर मृत्युदंड। अब देख लीजिए आप, ये है कानून का जो यदि सिद्ध हो जाता है तो, और उसके बाद में जुर्माना। फिर बात करते हैं आगे धारा 376C की। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ जो व्यक्ति नौकरी के लिए जा रहा है, तैयारी कर रहा है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा देखे कि किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक, प्रबंधक, अस्पताल का कर्मचारी होते हुए, या किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में है या अधीन है या उसके परिसर में स्थित है, उस स्त्री के साथ ये जो कृत्य करता है यौन अपराध, तो उसके लिए ये 376C निहित की गई। अब ये बात क्या हुई, कि बात हुई कि यदि कोई अधिकारी है और उसके सानिध्य में नीचे यदि कोई महिला कर्मचारी है, तो उसके प्रति यदि वो कोई कृत्य करता है, यदि कोई डॉक्टर है उसके अस्पताल में उसके नीचे कोई कर्मचारी है, या फिर
कोई ऐसा प्रबंधक है जिसके नीचे महिलाएं कार्य कर रही है और उसके संरक्षण में ही कार्य कर रही है और उनके प्रति दुर्व्यवहार हो जाए, उनके प्रति यदि कोई कार्य कृत्य हो जाए, तो उस स्थिति में यदि उस पर धारा लगाई जाएगी तो 376C लगाई जाएगी। और यदि वो सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ जो एक्शन है वो एक्शन क्या लिया जाएगा, तो 5 वर्ष कम से कम उसको सज़ा होगी। और उसका जो जो कार्य है, जो नौकरी है, वो तो खैर ठीक है, वो तो जाएगा ही, लेकिन उसके बाद उसको 5 वर्ष का जो सज़ा है, अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना, ये सब चीज़ें उस पर लागू हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये सब चीज़ें किस लिए, यदि किसी अभिरक्षा में कोई महिला है और उसके ही खिलाफ कोई कृत्य हो जाता है, उसके ही विरुद्ध कोई कृत्य हो जाता है अधिकारी द्वारा या उसके संरक्षित जो संरक्षण दे रहा है उसके स्वयं के द्वारा, तो ये उस पर धारा लागू होगी। फिर बात करते हैं 376D। अब यहाँ से बात आती है एक जो आपने कई बार सुना होगा कि सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, ये जो एक चीज़ है समूह के द्वारा, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल हैं। एक व्यक्ति है तो वो बलात्कार की श्रेणी में, 2 व्यक्ति शामिल हो गए, 2 या फिर 2 से अधिक, तो वो किस में आ जाएगा, सामूहिक दुष्कर्म में। तो इसमें कौन सी धारा लगेगी, 376D लग जाएगी उसमें। इसमें 20 जितने भी व्यक्ति शामिल हैं उनको 20 वर्ष का कारावास, कठोर दंड, आजीवन कठोर दंड या फिर जुर्माना। तो जितने भी व्यक्ति शामिल हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया, उन सबको 20 वर्ष की कठोर सज़ा दी जाएगी या फिर आजीवन कारावास उनको दिया जाएगा। फिर बात करते हैं 376DA। 376DA, तो इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत देखिए 16 वर्ष की, एक तो थी 12 वर्ष से कम आयु की, तो उसमें आपने देख लिया। अब ये है 16 वर्ष से कम आयु की यदि कोई बालिका या महिला है और उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी कि सामूहिक दुष्कर्म की बात आ रही है, ऐसा यदि होता है तो इसमें भी उसको आजीवन कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धाराएं आप ध्यान रखिए खास तौर 376DA इसके अंतर्गत। फिर बात करते हैं 376DB की। 376DB में क्या है, तो 12 वर्ष से कम आयु की यदि कोई बालिका है उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना होती है, कृत्य होता है ऐसा कोई, तो फिर क्या होगा, जितने भी व्यक्ति शामिल हैं उन सबको कठोर कारावास, आजीवन या फिर मृत्युदंड, या तो आजीवन कारावास डायरेक्ट या फिर मृत्युदंड, इन दोनों से ये दोनों उन पे लागू होंगे और जुर्माना भी उन पे लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं 376E की। तो यदि ये 376E क्या है, तो ये जो ऊपर जितनी भी हमने धाराएं पढ़ी है ABCD, इनमें से यदि किसी ने कोई एक बार कृत्य किया, उसको कम सज़ा मिली थी, मान लीजिए 5 वर्ष 10 वर्ष की सज़ा मिली थी, और अब उसी कृत्य की वो पुनः पुनरावृत्ति करता है, तो उस स्थिति में अब उसको जो अगली सज़ा मिलेगी वो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड ही होगी। ये इसमें 376E के अंतर्गत निहित है। दोस्तों यहाँ महिलाओं के लिए भी एक चीज़, जैसे महिलाओं के लिए ये जो कानून है, ये कानून सभी महिलाओं के लिए बनाए गए, उसके अलावा क्या और इसमें बताया जाता है, इन जो बलात्कार, दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म का जो है बात बताई जाती है इसमें कानून के द्वारा, तो उसमें ये बताया जाता है कि महिलाओं को यदि ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें जब तक डॉक्टरी जांच नहीं होती है तब तक उनको नहाने के लिए मना किए जाते हैं। वो जो कपड़े हैं उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और उनको जो परिचित है उन परिचितों से वापस दूसरे जो है चेंज करवा दिए जाते हैं उनके वस्त्र वगैरह, और इनको जो कानून की कस्टडी में वो दे दिए जाते हैं ताकि आगे उसका इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसके अंतर्गत दोस्तों ये एक जो केस बनता है, ये केस ये मान लीजिए कि स्टेट वर्सेस वो जो व्यक्ति है, आरोपी है, उसके मध्य ये केस बन रहा है एक तरह से, यानी कि यहाँ पे महिला जो दुष्कर्म पीड़िता है, वो पीड़िता अकेली नहीं है, एक तरह से उसके साथ में सरकार शामिल हो जाती है। ये जो केस चलता है वो स्टेट वर्सेस वो व्यक्ति हो जाता है। तो जो पीड़िता है उस पीड़िता को हालांकि उसका कानून के द्वारा उसका जो सम्मान गया है, उसका जो एक चीज़ है, दर्द है, वो कम नहीं कर सकते सरकार भी और कानून भी, लेकिन उसको मुआवजा सरकार की तरफ से पेश किया जाता है। व्यक्ति पर जुर्माना लगता ही है, व्यक्ति पर तो जुर्माना लगता है, लेकिन सरकार उस पर यदि वो केस
हार भी जाती है, उस स्थिति में भी उससे जो मुआवजा उसको दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता। ये एक चीज़ उस पर। दूसरी बात, यदि ऐसी कोई बात महिला कह रही है तो एफआईआर करना एक सुनिश्चित होता है। यदि कोई व्यक्ति एफआईआर के लिए मना करता है तो उसकी भी वो सस्पेंड हो सकता है यदि एफआईआर नहीं कर रहा है उस स्थिति में। तो एफआईआर इसमें ज़रूरी हो जाती है। एफआईआर की प्रति उस महिलाओं को लेनी चाहिए। ये भी चीज़ें, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो महिला उत्पीड़न का जो टॉपिक है हमारा, उसमें बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की जो धाराएं हैं 375, 376 जो ABCD और ABDA वगैरह, तो इनको आप थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे, आप इनको याद करेंगे, नोटिस करेंगे और नोट्स बनाएंगे, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ ये एक लॉ का चैप्टर है, एक जो कानून की बात है, और हम इसको एक साधारणतया जो हमारी परीक्षा है उसकी दृष्टि से देख रहे हैं, ना कि बहुत ही विद्वता से पूर्ण रूपेण कि इसको देख के ही आप केस लड़ने चले जाएं, ऐसा नहीं। एक ये आपकी जो नॉलेज है, यदि आप उस विभाग में जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फरियादी जो है या महिला जो है उसकी वो किस स्थिति से गुजरी और उसके लिए उचित धारा कौन सी लगाई जाए ताकि वो सामने वाले को उचित दंड दिला सके। ये आप ध्यान रखिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो क्लास है आज की, ये जो वीडियोज़ है, ये लेक्चर है, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, आपके दोस्तों के लिए भी लाभप्रद होगा। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।